वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल में आज एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3.4 से पहले वाले क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, और 3.4 हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, शायद आपको भी कठिन लगता होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो आप कैसे करोगे? बहुत आसान है। कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पर मैं जो भी ट्रू करूँगा या फॉल्स करूँगा उसका स्टेटमेंट यानी रीजन भी देंगे कि क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसका रीजन क्या होगा, क्यों आखिर फॉल्स है, उसका रीजन क्या होगा। ये सारी बातें हम करते हुए चलेंगे तो आपको कंसेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो आइए सब लोग अपने अपने कॉपी में डालिए एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर। ठीक है, क्या है? ये बोला है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब देखो, कोई रेक्टेंगल है वो कभी भी स्क्वायर होगा नहीं होगा। याद रखिएगा कभी भी कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी फॉल्स है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फॉल्स। फॉल्स क्यों है भाई? कि कभी भी एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर का जो साइड होता है ऑल साइड इक्वल होता है और रेक्टेंगल का सामने वाला सिर्फ इक्वल होता है। तो याद रखना है इतना ही आपको कि एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। बी नंबर है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब देखो, अब जो भी हम एक रोम्बस लेते हैं, मतलब कोई भी रोम्बस, अब ऑल रोम्बस मतलब सभी रोम्बस को हम एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। याद रखिएगा इस बात को, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। क्यों? तो याद रखना है कि जो रोम्बस का अपोजिट्स एंगल होता है वो इक्वल होता है एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एक मिड पॉइंट के लिए होता है, इसलिए रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो बी क्या होगा? बी का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। बी का आंसर ट्रू। ठीक है, अब बी के बाद सी देखेंगे। सी क्या है? ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। ये बोला है कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ये तो सही है, स्क्वायर रोम्बस होता है एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब स्क्वायर कभी रेक्टेंगल होता है क्या? स्क्वायर रेक्टेंगल तो नहीं होता है, मेरे को पता है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस होता है। तो आपको इसमें दोनों चीज़ दिख रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स नहीं होता है। रोम्बस तो हो जाएगा बट रेक्टेंगल नहीं होगा। तो आपको इसको क्या करोगे? मैं इसको ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स लिखूंगा भाई, फॉल्स। क्यों फॉल्स? बुक में आपको ट्रू दिया होगा, क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट पूरा लिखा है। जब आपको इसका रीजन दोगे तो आप ट्रू लिखना, और यदि आपको रीजन नहीं देना है तो आप बस फॉल्स लिख देना। ठीक है, यदि आप ऐसे करेंगे इसका ट्रू लिख करके और रीजन देना चाहते हैं तो रीजन कैसे देंगे? कहेंगे कि स्क्वायर्स आर द सेम प्रॉपर्टी इन रोम्बस बट नॉट ए रेक्टेंगल। स्क्वायर है, रोम्बस का प्रॉपर्टी है बट रेक्टेंगल का नहीं है। तो आप वैसे लिखोगे तब आप ट्रू लिख सकते हो, वैसे फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, सी कंप्लीट। डी देखो, डी क्या है कि ऑल स्क्वायर आर नॉट ए पैरेललोग्राम। देखो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, चलिए डी के बाद ई देखो। ई क्या है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। देखो काइट्स कभी रोम्बस नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि रोम्बस काइट हो सकता है, लेकिन काइट्स कभी रोम्बस नहीं हो सकता। तो ई का भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत, यानी फॉल्स। ठीक है, ई के बाद एफ। एफ क्या है
कि ऑल रोम्बसेस आर काइट। देखो रोम्बस एक काइट हो सकता है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, ई एफ। अब जी देखेंगे, जी क्या है कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्राइपीजियम। बिल्कुल, पैरेललोग्राम एक ट्राइपीजियम हो सकता है, बोलेंगे ट्रू। जी के बाद एच, ऑल स्क्वायर है ट्राइपीजियम। बिल्कुल, स्क्वायर भी ट्राइपीजियम हो सकता है, ये भी हो जाएगा ट्रू। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब आप बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटर्स डेट हैव। ए नंबर है कि 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, और बी है कि 4 राइट एंगल। देखो आपको आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटरल करना है, मतलब चेक करना है, आपको पहचानना है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है कि एक क्वाड्रेटरल होने के लिए 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ में क्या क्या आएगा, एक आएगा हमारा रोम्बस, एक के स्क्वायर आएगा, बस यही दो आएगा। क्या क्या आएगा 4 साइड के लिए, हमारा इक्वल लेंथ एक रोम्बस और स्क्वायर में ही हो सकता है, ठीक है। ये बोला है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटरल्स डेट हैव 4 साइड ऑफ द इक्वल लेंथ। तो एक क्वाड्रेटरल होने के लिए 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ में एक रोम्बस और स्क्वायर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का ए नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेंगे रोम्बस एंड स्क्वायर have side of equal length, ठीक है। ये हमारा आंसर। इसका बी देखो क्या है, बी क्वेश्चन है कि 4 राइट एंगल। अब देखो क्वाड्रेटर होना चाहिए और साथ में 4 राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल होने के लिए हमें स्क्वायर में भी राइट एंगल मिलता है 90 डिग्री, और साथ में रेक्टेंगल भी मिलता है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी होगा एंड रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल है 4 राइट एंगल, इसमें 4 क्या मिलता है, राइट एंगल, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। बस यही तो बोला था आपसे, हम लोग सॉल्व कर लिए। इजी है, बहुत ही इजी है, ध्यान से आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। चलो थर्ड देखो, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है एक क्वाड्रेटर होने के लिए, एक पैरेललोग्राम होने के लिए, एक रोम्बस होने के लिए और एक रेक्टेंगल होने के लिए। ये तो बहुत ही आसान है। थर्ड का ए नंबर क्या बोला है, क्वाड्रेटरल। एक क्वाड्रेटरल होने के लिए आपको एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। तो देखिए एक क्वाड्रेटरल होने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर जो होता है एक क्वाड्रेटरल होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें जो मतलब इसमें जो लेंथ होता है कितना होता है, 4 लेंथ होता है। और 4 लेंथ क्या होता है क्वाड्रेटरल में क्या होता है, इक्वल होता है कि अनइक्वल, अनइक्वल होता है, फिर भी वो क्वाड्रेटरल होता है, ठीक है। बात समझ में आया क्या मैंने बोला, देखो क्वाड्रेटरल क्वाड्रेटरल को एक्सप्लेन करना है। ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटरल। एक स्क्वायर कैसे क्वाड्रेटरल हो सकता है, इसको आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो कहेंगे कि ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटरल if it has 4 unequal लेंथ ऑफ साइड, ठीक है।
समझ में आ गया। चलो इसका बी देखो, बी बोला है एक पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम हो सकता है इसको एक्सप्लेन करो। तो कहेंगे कि ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, इट कंटेन बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम होने के लिए ए स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, it obtain both side of अपोजिट का बहुत लेंदी मैंने लिख दिया यार, अपोजिट का स्पेलिंग बस इतना ही होता है, अपोजिट साइड इक्वल, ये हो जाएगा एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होने के लिए। उसका जो साइड होता है, बहुत साइड जो होता है एक दूसरे को इक्वल होता है। सी नंबर, रोम्बस होने के लिए एक स्क्वायर कैसे रोम्बस हो सकता है, तो ऐसे भी आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है एक रोम्बस होता ही है। ठीक है, क्यों होता है कि उसका 4 इक्वल साइड जो होता है ना, जो 4 साइड होता है वो इक्वल होता है, साथ में उसका जो डायगोनल्स होता है बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है। ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ए रोम्बस, मतलब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है हमेशा हमारा एक रोम्बस होता है। बट क्यों, एक्सप्लेन करो। तो लिखेंगे इट हैज 4 इक्वल साइड and diagonals bisect at 90 डिग्री each other। ठीक है, इतना लिख देंगे। सी के बाद देखो डी क्या है, एक रेक्टेंगल होने के लिए, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कब हो सकता है, तो जब वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज ए rectangle since having each adjacent angle right angle and opposite साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा रीजन हो जाएगा। ठीक है, रीजन ही एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना होता है तो थोड़ा सा कठिन तो लगेगा ही आप लोग को, फर्स्ट टाइम है तो। बोला है कि नेम द क्वाड्रेटर्स हुई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और सेकंड है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, और थर्ड है आर इक्वल। अब वही बताना है कि नेम द क्वाड्रेटर हुई डायगोनल्स, यदि बाइसेक्ट ईच अदर करे तो क्या होगा उसका नेम, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर होगा तो उसका नाम क्या होगा, और इक्वल होगा तो उसका नाम क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो मैं बताता हूँ कि एक क्वाड्रेटरल हुई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करे तो इसका नाम हो सकता है रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये 4 चीज़ हो सकता है इसका नाम, यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर है ना, हाँ वही फर्स्ट है। चलो, तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है भाई, जब एक क्वाड्रेटरल हुई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेगा
तो फर्स्ट में तो रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद एक पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम, और स्क्वायर होगा और रेक्टेंगल होगा। ये चार चीज़ होगा जब वो कंडीशन काम करेगा तो, ठीक है। सेकंड, ये बोला है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। जब एक क्वाड्रेट्रल हुई डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होगा, तो हमारा क्या क्या होगा? सबसे पहले तो एक रोम्बस हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, और स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना। जब एक क्वाड्रेट्रल हुई डायगोनल्स, उसका कोई क्वाड्रेट्रल है, यदि उसका डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर करेगा तो रोम्बस भी होगा और साथ में स्क्वायर भी होगा, रोम्बस भी और स्क्वायर भी, रोम्बस भी और स्क्वायर भी होगा, ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या बोला है? आर इक्वल। जब किसी क्वाड्रेट्रल का डायगोनल्स इक्वल होगा तो किसके किसके साथ इक्वल होता है? एक तो स्क्वायर में होगा और साथ में रेक्टेंगल में, बाकी में अलग अलग हो जाएगा। स्क्वायर में भी उसका डायगोनल्स इक्वल होगा और रेक्टेंगल में भी, रेक्टेंगल में भी। आंसर यही तो क्वेश्चन किया था हमसे। 5 देखो, 5 क्या है? 5 भी ध्यान से देखो। 5 बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल। कॉन्वेक्स का मतलब आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? कॉन्वेक्स बताए थे कि ये जो देखो, इसके लिए फिगर तो नहीं है, कोई भी फिगर हो, ठीक है, मान लो रेक्टेंगल है, मान कर चलते हैं इसका फिगर 5 के लिए ये फिगर लेकर चलते हैं, चाहे यहाँ पर फिगर बना देते हैं। एक रेक्टेंगल है और ये बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल। अब बताओ ये जो रेक्टेंगल है क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल होगा? तो देखो, इसका जो मैं डायगोनल्स बना रहा हूँ अंदर की तरफ हो रहा है, इंटीरियर। जब इंटीरियर होगा ना तो समझ जाओ कि कॉन्वेक्स है। तो मैं इसका लिखूँगा आंसर, क्या लिखने वाला हूँ भाई बताओ? ए रेक्टेंगल इसका आंसर होगा ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल, क्वाड्रेट्रल its diagonals line in its interior। जब इसका डायगोनल्स इंटीरियर में होगा तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल, ठीक है। तो ये था हमारा 5 नंबर। अब 6 देखो, 6 क्वेश्चन क्या है? 6 तो आपको नहीं दिख रहा होगा, देख लो। बोला है कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। द डॉटेड लाइन्स ड्रॉ द एडिशनली टू हेल्प यू। अच्छा ठीक है, ये देखो फिगर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो ओ पॉइंट है ना, इक्वी डिस्टेंस ऑफ, क्यों ए बी सी डी का इक्वी डिस्टेंस है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो देखो सबसे पहले ना, ये देखो सबके लिए क्या है, ये ओ जो है ना, इस लाइन बी और सी का मिड पॉइंट है, ए और सी का ओ जो है ना मिड पॉइंट है ना। तो पहले मैं इस बात को लिख लेता हूँ, ठीक है। ए सी और बी डी का इक्वल डायगोनल्स है और इंटरसेक्ट मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर क्या हो रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं पहले इन बातों को लिखता हूँ, ठीक है। पहले हम लिखेंगे कि ए सी और क्या है? ए सी और, अपने बुक में देखो ए सी और बी डी है, ए सी एंड बी डी आर इक्वल डायगोनल्स एंड intersect at midpoint, देखो ये जो फिगर है ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स है और दोनों इक्वल है, और साथ में ओ पॉइंट पर क्या कर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, कट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात जो गिवन था
फिगर में जो छिपा हुआ था मैंने उसको राइट किया, ठीक है। अब आपसे बोला है कि O इज इक्वी डिस्टेंस फॉर, बताओ। अब आप ही सोचो कि जो डायगोनल से दोनों इक्वल है और O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे ही समझ गया कि OA, OC, OD और OB क्या होंगे, एक इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे कि शो O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B, C एंड D। बस इतना लिख देना है। अब देखो बात रही कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस एक्सरसाइज से कौन कौन आ सकता है, तो आपको ये भी बता देता हूँ, कन्फर्म रहो। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लो, और साथ में क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 और 4, ये जो क्वेश्चन है ना, बस आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और जहाँ तक आप कहोगे सर एक कोई क्वेश्चन बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 1, और आपको कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कन्फर्म रहो, ठीक है ना। तो चलो चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा कठिन लगता है स्टार्टिंग में, यदि आपको नहीं भी समझ में आए अच्छे से तो आप घबराना मत, ये बहुत ही आसान है। आज नहीं तो कल 2-4 बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग, देख लेते हैं कहाँ है। यहाँ से स्टार्ट होता है डाटा हैंडलिंग चैप्टर 4, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।